स्टडी स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में ग्रुप 1 की केमिस्ट्री हम लोगों ने स्टार्ट की हुई थी और उसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ चुके थे काफी सारी ग्रुप 1 से रिलेटेड। आज हम लोग कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज से अपनी शुरुआत करेंगे। उसमें पहला जो प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वो है रिड्यूसिंग एजेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर आप ग्रुप 1 के मेंबर्स देखें, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और ऐसा करते करते मैं सीजियम तक पहुंचू, तो रिड्यूसिंग एजेंट कैरेक्टर कैसे चेंज हो रहा है, मीन्स वो बढ़ रहा है या घट रहा है। तो पहले हम लोग ये रिकॉल करते हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट किस पॉइंट पे डिपेंड करता है, किस चीज पे डिपेंड करता है। रिड्यूसिंग एजेंट कैरेक्टर मीन्स ऑक्सीडेशन करने की टेंडेंसी। जितना ज्यादा कोई स्पीसीज ऑक्सीडेशन कर सकता है मीन्स उतना अच्छा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो ऑक्सीडेशन तो सिंपली लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो हमें लगता है कि भाई जो भी आसानी से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर पाएगा वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो अगर मैं यहाँ पे इन सब के अंदर देखूं तो मुझे ऐसा अपीयर होता है कि सीजियम सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, देन इट विल बी रुबिडियम, देन पोटेशियम, देन सोडियम एंड देन लिथियम। ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, बट इन प्रैक्टिकल में जाके देखता हूं तो लिथियम बहुत ही पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है। हाँ, बाकी सीक्वेंस वैसे ही रहता है, सीजियम, रुबिडियम, पोटेशियम, सोडियम, बट लिथियम एक्सेप्शनल बिहेवियर दिखा रहा होता है। लिथियम का फर्स्ट रैंक होता है यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट कैरेक्टरिस्टिक शो करने में। तो हमें लगता है कि इसका मतलब तो ये हुआ कि लिथियम ऑक्सीडेशन ज्यादा आसानी से कर सकता है। अगर आप रेडॉक्स रिएक्शन के चैप्टर में जाके E0 वैल्यू देखें लिथियम आयंस और लिथियम की, तो वो -3.05 वोल्ट है। यानी कि लिथियम आयन लिथियम में बदल रहा है, ये रिडक्शन हो रहा है, तो ये वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल दी गई है। तो ऑटोमेटिकली अगर मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखूं तो वो +3.05 वोल्ट बन जाता है। मतलब लिथियम का ऑक्सीडेशन का टेंडेंसी बहुत ही ज्यादा है, और क्योंकि ऑक्सीडेशन का टेंडेंसी बहुत ही ज्यादा है तो हमें लगता है कि हाँ वो पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है। अब हमारे दिमाग में सवाल उठता है कि हमें तो ये पढ़ाया जाता था कि लिथियम इलेक्ट्रॉन आसानी से छोड़ ही नहीं सकता। ऑक्सीडेशन करना डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन का लॉस करना होता है, और इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी ग्रुप 1 में हमें मिनिमम बताई गई है। अभी भी हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हुए आयनाइजेशन एनर्जी को जब पढ़ा तो हमने यही बोला था कि लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम होती है। तो आज बोल रहे हैं कि उसका इलेक्ट्रॉन छोड़ने का टेंडेंसी ज्यादा होता है। एक्चुअली जो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू है, ये और आयनाइजेशन एनर्जी दोनों डिफरेंट चीजें हैं। आयनाइजेशन एनर्जी गैसियस फॉर्म में किसी एटम से इलेक्ट्रॉन लॉस करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी है, जबकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसी मेटल की उसकी नेचुरल फॉर्म से इलेक्ट्रॉन निकलने का पूरा प्रोसेस है। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में क्या आयनाइजेशन एनर्जी का कोई रोल नहीं है? तो नहीं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में आयनाइजेशन एनर्जी का डेफिनेटली एक रोल है, बट वो आउट ऑफ 2-3 फैक्टर्स एक फैक्टर है जो ओवरऑल डिसाइड करेगा कि ऑक्सीडेशन करने का टेंडेंसी किसी एलिमेंट का कम होगा या ज्यादा होगा। तो हमें फिर उसके वो फैक्टर्स देखने हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं जो ये डिसाइड करेंगे कि किसका ऑक्सीडेशन करने का टेंडेंसी हाईएस्ट है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हाई लिथियम इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, तो आप ये सिंपली बोल सकते हैं क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू हाईली नेगेटिव है, या आप कह सकते हैं उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू बहुत हाई है, +3.05 वोल्ट, इसलिए वो काफी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। 1 मार्क क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ये बेटर है, बट बात को समझने के लिए हमें कई पॉइंट समझने होंगे। तो देखिए, जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो ओवरऑल 3 चीजों पे डिपेंड करता है। सी हियर, ये हमारे पास कोई एक मेटल है जो सबसे पहले आइसोलेटेड गैसियस एटम में बदलेगी। ऐसा करने के लिए आपको कुछ एनर्जी लगानी पड़ेगी, जिसको मैं बोलता हूं सब्लिमेशन एनर्जी। ये आपने सब्लिमेशन एनर्जी दी है उस मेटल को, तब जाके वो आइसोलेटेड हुआ है। जो डेल्टा H सब्लिमेशन होगा वो पॉजिटिव होगा। फिर सेकंड स्टेप में इस मेटल के गैसियस एटम से आपको इलेक्ट्रॉन्स आउट करने हैं, 1 या 2। तो ग्रुप 1 में तो 1 ही निकालेंगे सभी में। जब आप ऐसा कर रहे होंगे तो उस केस में आपको फिर एक एनर्जी लगानी पड़ रही होगी, जिसको मैं बोल रहा हूं आयनाइजेशन एनर्जी। मतलब जो डेल्टा H आयोनाइजेशन होगा वो भी पॉजिटिव होगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में इस गैसियस एटम को अपनी तरफ
वाटर के पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करना है। जो सोलवेंट है जनरली हम वाटर कंसिडर करते हैं, उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है और ऐसा करके वो एक्वस आयन में कन्वर्ट होता है। अब की बार एनर्जी रिलीज होती है और इसी एनर्जी को आप लोगों को याद होगा तो प्रॉपर्टीज पढ़ाते हुए मैंने हाइड्रेशन एनर्जी बोला था कि जब भी कोई आयन फॉर्म होता है तो सॉल्वेंट पार्टिकल्स, वाटर जनरली हम कंसिडर कर रहे होते हैं, तो वाटर के पार्टिकल्स उस आयन की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे या वो वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और ऐसा करते हुए कुछ एनर्जी रिलीज होती है जिसको मैं हाइड्रेशन एनर्जी बोलता हूं। तो ये जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है वो नेगेटिव होती है। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो डेल्टा एच टोटल जो है यानी कि तीनों स्टेप्स का सम, वो ओवरऑल अब क्या होगा, क्या वो पॉजिटिव होगा, क्या वो नेगेटिव होगा, मेरे लिए कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि मुझे तो ये वैल्यू नहीं पता, ये नहीं पता, ये नहीं पता। तो ओवरऑल डेल्टा एच आपका नेगेटिव भी आ सकता है और ओवरऑल डेल्टा एच आपका पॉजिटिव भी आ सकता है। अब मैं क्या देखता हूं कि जो यहां पे मेटल आयन है इन केस ऑफ लिथियम प्लस, क्योंकि बहुत ही छोटे साइज का आयन है और जब बहुत ही छोटे साइज का आयन है तो वाटर पार्टिकल्स को वो अपनी तरफ बहुत ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। ये जो निकलने वाली एनर्जी है, ये निकलने वाली एनर्जी यहां जो एडिशनली मुझे लगता था कि हाई आयनाइजेशन एनर्जी लग रही है लिथियम के केस में, या यहां सब्लिमेशन एनर्जी भी लिथियम के केस में काफी हाई होती है, तो मुझे लगता था कि अब की बार तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाएगा। लेकिन ओवरऑल तीनों स्टेप्स का जब डेल्टा एच टोटल देखता हूं तो ये काफी ज्यादा एनर्जेटिकली फेवरिंग बन जाता है एज कंपेयर टू अदर मेटल्स। मतलब साफ है कि अगर आप यहां नीचे जाते हुए आयनाइजेशन एनर्जी में चेंजेस देखें, डेफिनेटली वो डिक्रीज होता है, बट लिथियम के केस में आयनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम है लेकिन ज्यादा फर्क नहीं दिखेगा। ये 550 के आसपास है, ये 485 490 के आसपास है, देन ये 410 के आसपास है। मतलब आयनाइजेशन एनर्जी घटती है नीचे जाते हुए, इलेक्ट्रॉन लॉस करने का टेंडेंसी बढ़ता है। ये स्टेप पर्टिकुलरली ज्यादा फेवरेबल हो रहा है नीचे की तरफ, लेकिन ये स्टेप कम फेवरेबल होता चला जाता है क्योंकि लिथियम का आयन क्योंकि छोटे साइज का है तो वो वाटर पार्टिकल्स को अपनी तरफ ज्यादा स्ट्रांगली खींच सकता है। रिजल्टिंग जो एनर्जी निकलने वाली है वो यहां जो एडिशनल एनर्जी लिथियम के केस में लग रही होगी या यहां जो लिथियम के केस में एडिशनल एनर्जी लग रही होगी उसको क्वाइट कंपनसेट कर सकती है। ओवरऑल अगर मैं देखूं इस M का M प्लस बनाना, M सॉलिड से M एक्वस बनाना, जैसा कि मैंने यहां तीनों स्टेप्स में दिखाया है, वो डेल्टा एच टोटल अब ये प्रॉब्लमलाइज होती है, सर वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, हमें क्या इस बात के बारे में पता चल पाएगा? तो मैं कहूंगा बिल्कुल पता नहीं चलेगा, पता करना भी नहीं है। मैं ये कह सकता हूं कि मान लीजिए मेरे पास दो मेटल्स हैं और दोनों के केस में डेल्टा एच टोटल पॉजिटिव आ रहा है, ओवरऑल टोटल डेल्टा एच टोटल पॉजिटिव आ रहा है। तो जब पॉजिटिव आ रहा है तो ये तो फेवरिंग नहीं होता रिएक्शन के लिए, डेल्टा एच नेगेटिव फेवरिंग होता है। तो जब डेल्टा एच टोटल दो मेटल्स का पॉजिटिव आ रहा है तो जिसमें लेस पॉजिटिव है वो काम आसानी से हो पाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि दो मेटल्स में डेल्टा एच टोटल नेगेटिव आ जाए, अगर दोनों में नेगेटिव आ रहा है तो जिसमें मोर नेगेटिव होगा वो ज्यादा फेवरेबल होगा। डेल्टा एच टोटल अगर दो जो भी बॉडीज हैं जिनको आप कंपेयर कर रहे हो, दो सिस्टम्स हैं जिनको आप कंपेयर कर रहे हो, तो जहां डेल्टा एच टोटल मोर पॉजिटिव वो लेस फेवरेबल, जहां डेल्टा एच टोटल मोर नेगेटिव वो मोर फेवरेबल। तो मैं यहां पे डेटा पे जा नहीं सकता, अलग अलग मेटल्स में सब जगह पे मैं ये नहीं देख सकता कि किसकी सब्लिमेशन एनर्जी क्या होगी, किसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी या किसकी हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी। हाँ, घट रही होगी बढ़ रही होगी ये मुझे पता होगा, बट ओवरऑल उसका डेल्टा एच टोटल पॉजिटिव बनेगा कि नेगेटिव बनेगा ये कह पाना बहुत ही टफ होता है, बहुत ही मुश्किल है हमारे लिए। तो हम उस चक्कर में पड़ते ही नहीं है। हम बस ये ध्यान रखने की कोशिश यहाँ पे करते हैं कि जस्ट लिथियम के केस में क्योंकि साइज छोटा था, साइज छोटा होने की वजह से ये हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज हो रही थी और वो हाइड्रेशन एनर्जी इस आयनाइजेशन एनर्जी को जो कि लिथियम के केस में ज्यादा थी उसे कंपनसेट कर पाती थी। रिजल्टिंग ओवरऑल अगर मैं देखूं तो लिथियम का इलेक्ट्रॉन निकलना क्वाइट आसान था, ईज के साथ इलेक्ट्रॉन निकलता, मतलब ऑक्सीडेशन करने का टेंडेंसी ज्यादा होता, मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता। अब हमारे दिमाग में आता है कि अच्छा चलो मान ली बात की लिथियम में ऐसा हुआ होगा, तो सोडियम और सीजियम में फिर सीजियम फर्स्ट रैंक क्यों हुआ? तो मैं फिर बता रहा हूं ये सारी बात प्रैक्टिकल बेस्ड है। हम सोच रहे थे कि लिथियम के बाद सोडियम का नंबर आना चाहिए क्योंकि सोडियम की हाइड्रेशन एनर्जी तो सीजियम से डेफिनेटली ज्यादा होनी है, तो वो क्यों नहीं कंपनसेट कर पा रही। तो प्लीज इस दिमाग को यहां मत लगाएं, ये प्रैक्टिकल है।
जब हम एक लिथियम के एटम से, लिथियम के सॉलिड मैटर से हम इलेक्ट्रॉन को निकालना चाह रहे हैं, तो बाई चांस वहां पे जो ये तीसरे स्टेप का डेल्टा हाइड्रेशन है वो एनफ लार्ज था और उनको कंपनसेट कर पाया। किसी ऐसी सिचुएशन में सेकंड ग्रुप में आप देखें भी ये पढ़ते हुए कि वहां पहला मेंबर सब कुछ ऐसे शो कर रहा होगा, लेकिन बाई चांस हाइड्रेशन एनर्जी मोर नेगेटिव होते हुए भी इनको ओवरऑल डेल्टा एच टोटल को फेवरेबल नहीं बना पाई, जिसकी वजह से जरूरी नहीं है वो फर्स्ट रैंक्ड हो। तो क्योंकि लिथियम फर्स्ट रैंक्ड है, वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की फॉर्म में है, तो हमें उसके लॉजिक को यहां प्रॉपरली याद रख के आगे बढ़ना होगा कि लिथियम के केस में एक्सेप्शनल क्यों हुआ। आप सिंपल वर्ड्स में इसको लिख सकते हैं कई अलग अलग तरीकों से। जैसे मैंने पहला तरीका बोला, आप ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कह रहे हैं तो पार्शियल बात होगी, क्योंकि आपको बताना होगा वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है कि रिडक्शन पोटेंशियल है। हाँ, अगर आप ये बोल देते हैं कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, तो फिर डेफिनेटली आप रिडक्शन पोटेंशियल की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग सभी पोटेंशियल्स को रिडक्शन पोटेंशियल्स में कन्वर्ट करते थे। तो अब मेरी बात को दोबारा सुने। आप ये कह सकते हैं कि लिथियम का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बहुत ज्यादा नेगेटिव है। आप ये भी कह सकते हैं कि लिथियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बहुत हाई है, पॉजिटिव है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन छोड़ने की टेंडेंसी ज्यादा रखता है, रिजल्टिंग उसका रिड्यूसिंग एजेंट कैरेक्टर मैक्सिमम है। आप ये भी कह सकते हैं कि लिथियम के केस में निकलने वाली हाइड्रेशन एनर्जी उसकी आयनाइजेशन और सब्लिमेशन एनर्जी को इजीली कंपनसेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो ज्यादा आसानी से ओवरऑल सभी मेटल्स के केस में इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सकता है, रिजल्टिंग वो ज्यादा पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। इनमें से कोई भी आंसर आप रिपोर्ट करेंगे, आपको कंप्लीट 1 मार्क का क्वेश्चन ये जनरली पूछा जाता है क्लास 11th में, हमेशा ही दिखा है पेपर के अंदर। तो आई शुड से कि एस ब्लॉक का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाई लिथियम इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। आप यहां पे एक बात को और याद रखिएगा, ये जो कहानी सुना रहा हूं कि लिथियम स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू बहुत हाई है, वो गैसियस स्टेट में नहीं है। अगर गैसियस स्टेट में मुझे मेटल्स का रिड्यूसिंग एजेंट कैरेक्टर देखना होगा, तो सिर्फ आयोनाइजेशन एनर्जी डिसाइड करेगी कि वो कितना जल्दी इलेक्ट्रॉन छोड़ता है। तो लिथियम फिसड्डी रहेगा, मतलब सबसे पीछे आएगा। हालांकि जो पोटेंशियल हैं वो जनरली गैसियस स्टेट में डील नहीं किए जाते, लेकिन अगर क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन्ड है कि एल्कली मेटल्स का गैसियस स्टेट में बताएं कौन पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होगा, तो आपको डेफिनेटली सीजियम के साथ जाना होगा, लिथियम सबसे पीछे है। बट नॉर्मली अगर ये मेंशन्ड नहीं है गैसियस स्टेट है, तो फिर आप लिथियम को स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट पाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगली प्रॉपर्टी रादर हम लोग यहां पे देखना चाहते हैं, और वो है फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स। ऑक्साइड टर्म हम बहुत लंबे टाइम से पढ़ रहे हैं, और फिर भी हमें क्लियरली नहीं पता होता कि ऑक्साइड क्या होता है। तो इसलिए मैं 3-4 टर्म्स बता सकता हूं, एक बार मैं पीछे बता गया हूं, बट आज इंपॉर्टेंट है, याद रखना होगा हमें। सी है, ये ऑक्सीजन है, जिसको मैं एटॉमिक ऑक्सीजन या नेसेंट ऑक्सीजन भी समटाइम बोलता हूं। आप खाली ऑक्सीजन समझे, नेसेंट ऑक्सीजन, एटॉमिक ऑक्सीजन दोनों डिफरेंट जरूर होती हैं, दोनों में डिफरेंस है क्लियर कट, बट आप इसको एटॉमिक ऑक्सीजन एक बार समझ के चले। नेसेंट ऑक्सीजन को भी जनरली ऐसे ही दिखाया जाता है, समटाइम ऐसे वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मुझे दिखाई जाती है। ये डाई ऑक्सीजन है, जिसको हम जनरली ऑक्सीजन बोलते हैं, बट वो डाई ऑक्सीजन होता है। ये मॉलिक्यूल है, वो एटम था। ऑक्साइड होता है सिंगल एक एटम अपने अंदर 2 इलेक्ट्रॉन ले ले, ये ऑक्साइड होता है। पर ऑक्साइड होता है 2 एटम्स ऑक्सीजन के 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लिए हुए हैं, दोनों में फर्क है। यहां एक ऑक्सीजन का एटम 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लिए हुए है, यहां एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मुझे कहना चाहिए कि 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लिए हुए है, या 2 ऑक्सीजन के एटम्स कहूं, 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लिए हुए हैं। एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, 2 ऑक्सीजन के एटम्स एक्स्ट्रा 2 इलेक्ट्रॉन लिए हुए हैं, इसको बोलते हैं पर ऑक्साइड। और एक होता है 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं जिसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इसको हम बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। तो मैं क्या करता हूं, यहां लिथियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाता हूं, और जब मैं लिथियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाता हूं तो मुझे लिथियम का ऑक्साइड मिलता है। सी है, लिथियम को ऑक्सीजन दिया और ये Li2O बन गया। सोडियम को मैंने ऑक्सीजन दिया,
स्टार्टिंग पे जब लिमिटेड ऑक्सीजन मिल रहा था ये ऑक्साइड बना, लेकिन बहुत जल्दी ही ये Na2O2 में कन्वर्ट हो गया, परऑक्साइड बन गया, सोडियम परऑक्साइड। पोटेशियम लिया, ऑक्सीजन डाला, ये लिमिटेड ऑक्सीजन की सप्लाई में K2O बना, K2O2 बना, बट बात रुकी नहीं, कहानी आगे बढ़ती गई और ये KO2 बना। ध्यान से देखने पे पता चलेगा ये ऑक्साइड है पोटेशियम का, ये परऑक्साइड है पोटेशियम का, जो अनस्टेबल थे, ज्यादा बात रुकी नहीं, रोक सकते हैं, पर जनरली फाइनली अगर मैं हीट करता रहूं तो वो सुपर ऑक्साइड्स में कन्वर्ट होता है। और इससे नीचे के मेंबर्स की अगर मैं बात करूं, रुबिडियम की, सीजियम की, तो सभी में ऐसा ही होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके वो परऑक्साइड एंड देन सुपर ऑक्साइड बनाने की कोशिश करता है। सो यहां पे क्यों कहानी लिथियम के ऑक्साइड तक रुक गई, जबकि यहां पे परऑक्साइड बना और आगे तो सुपर ऑक्साइड बना, और फिर सभी सुपर ऑक्साइड्स बना रहे हैं। ये जो परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड बनने की कहानी है वो ज्यादातर ग्रुप 1-2 तक सीमित है। डीएफ में थोड़ी बहुत दिखती है, बट ज्यादातर मैं बोल रहा हूं वो यहीं पे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के अंदर। सी ऑक्साइड का क्या सीन था, यहां पे लिथियम के एटम ने इलेक्ट्रॉन छोड़े, Li++ इलेक्ट्रॉन बनाया, 2 लिथियम के एटम्स थे, उन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन्स छोड़े हैं, और एक ऑक्सीजन के एटम ने वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं और ऑक्साइड बना है। ये लिथियम के 2 आयन 2 पॉजिटिव मींस 2 लिथियम आयन यूनिपॉजिटिव, और ये ऑक्साइड का 2 नेगेटिव, ये एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं तो आपको पता ही है, ये 2+, ये 2-, दोनों आपस में न्यूट्रलाइज्ड हो गए, Li2O बन गया। नॉर्मल बात, बिल्कुल नॉर्मल बात। सोडियम के केस में भी ऐसा ही हुआ होगा, 2 सोडियम प्लस बने होंगे और ऑक्साइड के 2 नेगेटिव को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की होगी, उसके चार्ज को बैलेंस करने की, न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की होगी। पहली तो एक बात ये समझें कि कोई भी एटम न्यूट्रल रहना चाहता था, आपने उसका प्लस माइनस बनाया है, प्लस माइनस बनाने के बाद वो खुश नहीं है, अपने उस चार्ज को न्यूट्रलाइज करना चाहता है, तो किसी भी नेगेटिव बॉडी के साथ जुड़ के वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और स्टेबल बन जाएगा। खाली लिथियम प्लस सोडियम प्लस आपको मिल जाएं या ऑक्साइड मिल जाएं, ये पॉसिबल नहीं है, उनके साथ कुछ पॉजिटिव बॉडीज मिलेंगी तभी वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसे Li2O एग्जिस्ट कर रहा है, ऑक्साइड के साथ 2 लिथियम आयंस अटैच्ड हैं, सोडियम के साथ भी ऐसे ही एक ऑक्साइड आयन अटैच हुआ होगा, लेकिन सोडियम का +1 ज्यादा कंसंट्रेटेड नहीं होता। तो जब ज्यादा कंसंट्रेटेड नहीं होता तो वो इस ऑक्साइड के 2 नेगेटिव वो अपनी तरफ इतना एफिशिएंटली नहीं खींच पाता, और नहीं खींच पाता तो मतलब चार्ज डिस्पर्स हो रहा है, अट्रैक्ट नहीं हो रहा पॉजिटिव की तरफ ज्यादा एफिशिएंटली, रिजल्टिंग अगर कोई दूसरा ऑक्सीजन का एटम उसे मिल जाए तो ये अपना वो 2 नेगेटिव उस ऑक्सीजन के एटम पे डिस्पर्स करा सकता है। यानी कि जो ऑक्साइड आपका है, अगर तो उसको कोई पॉजिटिव बॉडी अपनी तरफ इफेक्टिवली खींच लेती है तो फिर वो ऑक्साइड की फॉर्म में रहेगा, अदरवाइज वो किसी दूसरे ऑक्सीजन एटम पे अपने चार्ज को लिबरेट कर देगा, रिजल्टिंग वो नेगेटिव अब बड़ी बॉडी पे फैल जाएगा। देखें सिंपल सी बात है, पहले एक बॉल पे 2 नेगेटिव था, अब वही 2 नेगेटिव 2 बॉल्स पे है, तो 2 बॉल्स पे होने से क्या होगा, वो नेगेटिव चार्ज एक बड़ी जगह पे फैल जाएगा, बड़ी जगह पे फैल जाएगा तो मतलब थोड़ा स्टेबलाइज हो जाएगा, और जब स्टेबलाइज हो जाएगा, कम कंसंट्रेटेड हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है वो पॉजिटिव बॉडीज को तो अपनी तरफ खींचेगा, तो वो 2 सोडियम आयंस को अपनी तरफ खींचेगा, रिजल्टिंग यहाँ पे Na2O2 आपके पास परऑक्साइड की फॉर्म में नजर आएगा। पोटेशियम के केस में भी ऐसा ही चल रहा था, पोटेशियम ने इलेक्ट्रॉन छोड़ा होगा, O2 नेगेटिव बना होगा, अब पोटेशियम का +1 तो और भी कम कंसंट्रेटेड है क्योंकि बहुत बड़ा पोटेशियम का साइज है, वही +1 ज्यादा फैला हुआ है, तो वो तो ऑक्साइड्स को इतना स्ट्रांगली खींच ही नहीं सकता, रिजल्टिंग वो तो डेफिनेटली दूसरे ऑक्सीजन एटम पे इजीली कन्वर्ट होके परऑक्साइड बना लेगा। इवन जो आपका ये परऑक्साइड है O2 नेगेटिव, वो अभी भी इस K+ के बस का नहीं है कि खींच के स्टेबलाइज्ड किया जा सके, इतना बड़ा साइज हो चुका है, चार्ज वही 2 नेगेटिव है, पहले भी 2 नेगेटिव था ऑक्साइड पे,
और अब परऑक्साइड पे भी 2 नेगेटिव है, लेकिन फर्क क्या हुआ, ऑक्साइड का साइज आधा है परऑक्साइड से, तो परऑक्साइड पे ज्यादा नेगेटिव चार्ज फैला होने की वजह से वो थोड़ा स्टेबलाइज्ड हो जाता है। तो पोटेशियम क्योंकि सोडियम क्योंकि इसको खींच नहीं पा रहा था तो वो परऑक्साइड बन गया था। पोटेशियम तो इवन इसको भी नहीं खींच पा रहा, और पोटेशियम जब इसको नहीं खींच पा रहा, दोबारा सुन लें, सोडियम इस 2 नेगेटिव को इफेक्टिवली नहीं खींच पा रहा था तो वो इसमें बदल गया था। सोडियम इसको खींच पा रहा था 2 नेगेटिव को, अब स्टेबलाइज कर पा रहा था, लेकिन पोटेशियम अब इसको भी नहीं कर पा रहा, तो ये एक दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पे अपना नेगेटिव चार्ज लिबरेट करके O2 नेगेटिव 2 बन जाते हैं, यानी कि 2 सुपर ऑक्साइड बन जाते हैं, और K प्लस उस सुपर ऑक्साइड के साथ उस O2 नेगेटिव आयन के साथ कंबाइन होके KO2 बना लेता है। आप फॉर्मूलाज देख सकते हैं इसको इफेक्टिवली। थोड़ा सा कट गया स्क्रीन, तो दोबारा नजर डाल लें आप इसके ऊपर। ये पोटेशियम और ऑक्साइड दिखाए हैं, मैं दोबारा भी रिप्रेजेंट कर देता हूं इसको, ताकि किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना लगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये हमारे पास कि लिथियम ने, आयन बना लेता हूं ऑलरेडी, O2 नेगेटिव को अपनी तरफ एफिशिएंटली अट्रैक्ट किया, रिजल्टिंग Li2O बन गया। यहां ध्यान दीजिएगा, 2 लिथियम के आयंस थे और एक ऑक्साइड आयन था, वो अट्रैक्ट कर सकता था, कर रहा था। सोडियम के जब 2 आयंस आए और O2 नेगेटिव उसके पास आया तो वो इसको इतना इफेक्टिवली नहीं खींच पा रहे थे, रिजल्टिंग ये O2 नेगेटिव O2 2 नेगेटिव में बदल गया। कैसे बदला? ये O2 नेगेटिव एक ऑक्सीजन के एटम के पास जाके अपने चार्ज को बड़ी एरिया पे फैला लेता है, रिजल्टिंग स्टेबलाइज्ड हो जाता है, और फिर ये 2 सोडियम आयन इसके साथ चिपक जाते हैं, मतलब परऑक्साइड बन जाता है। पोटेशियम के केस में क्या हुआ, O2 नेगेटिव बना, ये नहीं खींच पा रहा था, O2 2 नेगेटिव में बदल गया, अभी भी इसको इफेक्टिवली नहीं खींच पा रहा था, तो अपने नेगेटिव को एक और ऑक्सीजन के एटम पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ताकि खुद के ऊपर भी O2 नेगेटिव रह जाए और दूसरे के ऊपर भी O2 नेगेटिव रह जाए, फिर एक K प्लस इसके पास और एक K प्लस इसके पास। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव हटा दीजिए, ये आपके बन रहे हैं पोटेशियम के सुपर ऑक्साइड्स। तो ग्रुप 1 में ये खास बात नजर आई कि वो अपने ऑक्साइड्स भी बना सकते थे, परऑक्साइड्स भी और सुपर ऑक्साइड्स भी। आप ध्यान से देखें, अगर मैं फाइनल प्रोडक्ट्स लिख रहा हूं ऑक्सीजन के जो यहां पे बन रहे हैं, Li2O बना, Na2O2 बना, KO2 बना, तो अब यहां पे कह सकते हैं कि ऑक्सीजन के लिए जो मेटल्स की एफिनिटी है वो डाउनवर्ड मूवमेंट पे बढ़ रही है। यहाँ पे 2 लिथियम एटम्स ने 1 ऑक्सीजन ले रखा है, यहाँ 2 सोडियम ने 2 ऑक्सीजन ले रखे हैं, यहाँ पे तो 1 पोटेशियम ने 2 ऑक्सीजन ले रखे हैं। तो जो रेशियो ऑफ ऑक्सीजन विद द मेटल है वो लगातार बढ़ रही है। मोरोवर ये जो ऑक्साइड्स बनते हैं या परऑक्साइड सुपर ऑक्साइड्स बनते हैं, ये सब बेसिक नेचर के होते हैं। अगर आप इनके अंदर वाटर डालेंगे तो ये उनके कॉरेस्पॉन्डिंग बेस बनाएंगे, जैसे LiOH, NaOH, KOH, और सभी मेटल के ऑक्साइड्स, परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड जो जो जहां जहां बने हैं वो सब पानी के साथ रिएक्शन करके बेस फॉर्मेशन करते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि बेसिक ऑक्साइड हैं। और ये जो बेसिसिटी होती है ऑक्साइड की, ये डाउनवर्ड मूवमेंट पे लगातार बढ़ती जाती है। आपको पता है मेटल्स के ऑक्साइड बेसिक होते हैं, मेटेलिक कैरेक्टर डाउनवर्ड मूवमेंट पे बढ़ता है, तो मतलब मैं कह सकता हूं कि बेसिक कैरेक्टर ऑक्साइड्स का डाउनवर्ड मूवमेंट पे लगातार बढ़ता चला जाता है। तो इनका बेसिक कैरेक्टर डाउनवर्ड मूवमेंट पे बढ़ता चला जाएगा। मोस्ट बेसिक हाइड्रोक्साइड होगा सीजियम हाइड्रोक्साइड, मोस्ट बेसिक ऑक्साइड होगा CS2। हालांकि ये बनता नहीं है, ज्यादा स्टेबल नहीं होता, मतलब ये फाइनली CSO2 में कन्वर्ट हो जाता है, सुपर ऑक्साइड बनाता है, बट ये भी बेसिक कैरेक्टर ही शो करता है। कुछ और प्रॉपर्टीज के साथ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलेंगे, जहां पे हम लोग वाटर के साथ इसकी रिएक्शंस, रिएक्टिविटी, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। हैलोजेंस के साथ इसकी रिएक्शंस, अमोनिया के साथ इसकी रिएक्शन, लिक्विड अमोनिया के साथ, गैसियस अमोनिया के साथ, और कुछ और प्रॉपर्टीज के साथ नेक्स्ट लेक्चर में हम दोबारा से इसको फर्दर आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप इसको पढ़िए। गुड बाय।